कंपाउंड है जो न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराता है इनडायरेक्टली। ये चिकना फरस है ना, इसके ऊपर आप तेल डाल दो, अलग अलग बूंद हो जाएंगी, देखना वो स्प्रेड नहीं करेगा। जो पानी है ना, पानी की जो बूंद होती है छोटी गोल होती है, फिर वो चपटी होती चली जाती है ग्रेविटी की वजह से। पौधे की जड़ है, उस जड़ के पास न्यूट्रिएंट है, लेकिन पानी के तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वो न्यूट्रिएंट उसके अंदर कैद हो गया है। अब वो पौधे को नहीं मिल सकता। पानी की बूंद है दूर, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट भी है, पौधे को नहीं मिल रहा। ये बायोसरफेक्टेंट क्या काम करता है, उस बूंद को तोड़ देता है, पानी के तनाव को तोड़ देता है। जैसे अगर हम साफ पानी से कपड़े धोएं, मैल नहीं निकलेगा, जैसे हमने उसमें डिटर्जेंट डाल दिया मैल निकल जाता है। तो वो सरफेस जो टेंशन है, वाटर की तनाव है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको तोड़ता है। उसको जैसे ही तोड़ेगा न्यूट्रिएंट पौधे के पास पहुंच जाएगा और पौधा ग्रो कर रहा है। अब ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो बहुत कम है, जो बायोसरफेक्टेंट पैदा करते हैं, उनको हमने छोड़ा ही नहीं। एक तरह की मिट्टी है जिसमें बायोसरफेक्टेंट वाले तत्व, बायोसरफेक्टेंट वाले सूक्ष्म जीव ज्यादा चाहिए, उनको हमने छोड़ा ही नहीं, तो पौधे को न्यूट्रिएंट मिलेंगे ही नहीं। उस मिट्टी में है लेकिन पौधे को नहीं मिल रहे। तो ये किसान भाई को समझना है। एंटीबायोटिक्स हैं, हाँ बीमार होते हैं, किसान देता है ना, ये अपने डॉक्टर देता है ना एंटीबायोटिक। सेम ऐसे ही एंटीबायोटिक ये पैदा करते हैं, एक लेवल आता है कि एंटीबायोटिक वहां पे होगी, पैथोजन है ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। उन सूक्ष्म जीवों को हमने मार दिया, वो एंटीबायोटिक नहीं आ रही तो बीमारी आ रही है। तो आप ये देखोगे ये चीजें हैं, तो पहली बात तो बीमारी आएगी ही नहीं, और आएगी तो वो कंट्रोल हो जाएगी, और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही तो आचार्य जी बताते हैं आपको कि ये चीजें हैं, आपको ये डालनी है। देखो कितनी सिंपल भाषा में आपको बताते हैं। आप निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, सौंठास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है, इनमें सारे कुदरती तत्व हैं जो हमारी बीमारी को कंट्रोल कर लेंगे। खुराक के लिए चाहिए वो हमने बता दिया, पौधा स्वस्थ रहे वो चीजें हमने बता दी, पौधा बीमार हो गया उसको ठीक क्या कैसे करना है वो हमने बता दिया। अब दुविधा किस बात की है, देसी बीज कहां से लाएंगे, देसी बीज कहां से लाएंगे? अगर नहीं लाएंगे, अब आप क्या कर रहे हो, यही करते जाओ तो ये कहां से लाओगे? गाय कहां से लाएंगे? आप जो काम कर रहे हो ये करते रहो, फिर बाद में कहां से लाओगे? आप जो कर रहे हैं, अगर हम ऐसे ही चलते रहे, आने वाले 50 साल में हमारी जमीन है सारी बंजर हो जाएगी, हमारे को किसान नहीं मिलेंगे। 50 साल बाद डॉक्टर साहब हमें वो शिविर लगाने पड़ा करेंगे कि कौन ऐसा आदमी है जो सोइंग कर सकता है, कौन ऐसा आदमी है जो पौधे की हार्वेस्टिंग करा सकता है। ये जो मशीनें आ गई ना, ये जो यूरोपियन कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्री में जो तना बना है, ये तना बना हमारे लायक नहीं है। 50 साल का आचार्य जी, मेरा मेंटर जर्मनी का, 50 साल का मुझे कह रहा है कि नाउ आई एम वेस्ट। मैं 50 साल का हो गया, मैं तो वेस्ट हूं, मेरा समाज में कोई रोल नहीं है। मैंने कहा ये बात हमारे दादाजी को, पिताजी को मत कह देना। 80 साल का है, 80 साल का है, वो कह रहा है मेरे पोते की शादी हुई है, इसके बेटा होगा वो देख के मरूंगा। और उसके बच्चा हुआ, कह रहा है इसकी शादी देख के मरूंगा। 100 साल हो जाएंगे और फिर भी कहेगा और जी लूं, और जी लूं। ये जिंदगी जीने की, जीवन बार बार नहीं मिलता। हमारा इंसान कभी नहीं कहेगा मैं मर जाऊं। ये ब्यूटी थी हमारे कल्चर में, ये हमारा परिवार था जिसका ताना बाना हमने तोड़ा। इन सूक्ष्म जीवों का भी ऐसे ही ताना बाना तोड़ा। हमारे परिवार में 100 साल के दादाजी थे और वो डॉक्टर दवाई दे के गया, थोड़ी देर में गुस्सा हो रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ दादाजी? बोला क्या यार ये 700 रुपए ले गया डॉक्टर, ये है वो है। मैंने कहा दादाजी आप बीमार हो रहे थे क्या? इससे तो सारे घर के जूते आ जाते। मतलब अपना जीवन जाने को हो रहा है और वो परिवार की सोच रहा है। ये है हमारा हिंदुस्तान। और उनको हम कहते हैं कि आप अपने बच्चों को समझाओ, कि क्या समझाएं, इतनी तनख्वाह प्रोफेसर की है, इतनी प्लम्बर की है, तो क्या समझाऊं? मैंने कहा नहीं, अपना फर्ज बनता है, अच्छाई बुराई, भाई आपको क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं बताते। हमारे कल्चर में ये था। बेटा 15 साल का हो जाता है तब तक भी माँ के बिना नहीं सोता अपना, कहता है मम्मी है तो मैं रहूंगा, अदरवाइज मैं बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसका एक लगाव है। शाम को दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाते हैं, उसको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और बेटा दिन में क्या हुआ वो सुनते हैं, कोई गलत था उसको ठीक कर देते हैं, अच्छा था तो उसको शाबाशी देते हैं। उससे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो उधर आप उसको डेवलपमेंट मानते हो कि भाई छोटा सा बच्चा है 3 महीने का, उसको बोतल मुंह के लगाई और अलग कमरे में, आप अलग कमरे में। बच्चा बड़ा होगा उसको क्या लगाव है? नहीं है ना। तो ये जो लगाव है
ये आप वहां अमेरिका में चले गए और आप गुजरात के हो, दूसरा गुजराती मिल गया, गुजराती वाह आजा आजा है ना, अपना लगाओ। तो उससे क्या होगा, आपकी समस्या तो वैसे सोल्व होगी। आप टेंशन में थे यार मेरे तो कल बुखार हो रही है, चल यार तू दवाई लेके आ। मम्मी है ना, कभी भी हमने मम्मी को ये नहीं बोला कि आई लव यू या माँ मैं आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हमारी फीलिंग बता देती है। मम्मी आप कितना अच्छा काम कर लो चाहिए, आपको शाबाशी नहीं देगी, इनडायरेक्टली आपकी प्रेज करेगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो हमारा एक लगाव है। थैंक यू कभी नहीं बोलते। आपने बोला है कभी पापा को थैंक यू बोला है? किसी को अपने अपने से बड़े को थैंक यू बोला अपना घर में? नहीं बोलते। क्यों? हमें पता है हमारा लगाव है, कल हम मुसीबत में होंगे तो ये हेल्प करेंगे। पौधे को पता है कि अगर वहां पे सारे सूक्ष्म जीव हैं, पौधा कभी निराश नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, पौधे के ऊपर किसी भी तरह का तनाव आ जाए, आप अपने बड़ी परिवार में रहते हैं, हमारा जो संयुक्त परिवार था, किसी को कोई टेंशन नहीं होती थी, कोई काम नहीं रुकता था। आज हम अकेले अकेले हो गए ना, हम प्रोफेसर है, इतनी बड़ी तनख्वाह ले रहे हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि यार तुम 1 एकड़ खरीद के दिखा देना, मतलब इतनी मोटी तनख्वाह, हम 1 एकड़ नहीं खरीद सकते। और हम 6 बहन भाई थे, दादा दादी छोटी एज में एक्सपायर हो गए थे। मम्मी पापा ने हमें 6 को पाला, पढ़ाया और जमीन खरीदी। आज एक बच्चा होता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, ठीक है, टेंशन में। तो मतलब अब हम एडवांस हो रहे हैं कि वो लोग एडवांस थे? हमारी मिट्टी अब एडवांस हो रही है कि वो पहले वाली एडवांस थी? ये उदाहरण आप देखो, यही इनके साथ है। ये देखो, एक पत्ता तोड़ा मैंने और उसमें चेक किए कि बैक्टीरिया कौन से। फूड सेफ्टी, उस पत्ते पे बीमारी नहीं आई, उस पे कोई पैथोजन नहीं है। क्यों? कि सूक्ष्म जीव जो यूजफुल बैक्टीरिया है ना, वो उस पत्ते पे बैठा है। जो आप ये देखो, जो हमारा सूक्ष्म जीव मित्र है, जो पौधे का मित्र है, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, और जो पैथोजन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। आप अपने समाज में देख लो, अपना अच्छा दोस्त है ना, वो सही कभी भी हमें तंग नहीं करेगा, पैसे नहीं मांगेगा, या कोई भी चीज हमारे हालात को समझेगा, वो हमारा दोस्त है। और एक डेली हमारे से पैसे दे दो, ये दे दो, वो करता है, वो हमारा दोस्त थोड़ी है। तो बैक्टीरिया से जो पैथोजन है ना, जो पत्ते पे बैठा है, तो जो पैथोजन है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और जो सूक्ष्म जीव हमारा मित्र है उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। वो नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर से ले लेता है, बहुत सारी ऐसी चीजें उसको जरूरत ही नहीं है, पैथोजन को चाहिए। पैथोजन वो कैप्सूल बनाता है, अपना बचाव करता है, उसको सबस्ट्रेट भी अलग तरह का चाहिए। तो सबसे जो पहला है फूड सेफ्टी। ये हमारे जो मित्र बैक्टीरिया है, जो नेचुरल फार्मिंग में पनपते हैं, जिनका हम नंबर बढ़ाते हैं, मल्चिंग से हम बढ़ाते हैं, वापसा से हम बढ़ाते हैं, जीवामृत जीवामृत से हम बढ़ाते हैं। तो वो बैक्टीरिया, ऐसे मित्र बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए, पौधे को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फाइटो हार्मोन प्रोडक्शन, जैसे मैंने कहा, वो हार्मोन की पौधा है, निराश ना हो, वो हार्मोन वो प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम है, जितनी जो फैक्ट्री हैं छोटी छोटी जो काम करती हैं अलग अलग चीजें बनाने का, वो बैक्टीरिया हैं, वो पैदा करते हैं। तो आप ये सारे देखो, इसमें आपने साइंस में जाने की बजाय हमें ये देखना है कि एक पौधा अगर हेल्दी है, उस पर हमने स्प्रे नहीं किया, तो उसके पत्ते के साथ जो सूक्ष्म जीव है हमारा, वो पौधे को कितने फायदे कर रहा है। जितने बॉक्स है इतने फायदे हैं, ये देख लो। ये तो हमने चेक किए हैं अभी। जो पत्ते के साथ है, ऐसे ही तनाई के साथ है, ऐसे ही जड़ के साथ है, और मिट्टी है, मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीव है। नेक्स्ट, ये देखो, ये है वेरिएशंस। जब टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, नमी कम होती है, नमी ज्यादा होती है, डे लाइट, जैसे दिन छोटे होते हैं, दिन बड़े होते हैं, ये सारी की सारी चीजें इनके नंबर को अफेक्ट करती हैं। और जब इनका नंबर कम होता है या बढ़ता है, सीधा का सीधा जो हमारा पौधा है उसके ऊपर असर होता है। आप एक रंग को पकड़ लो, कोई भी, जैसे हरा रंग है या लाल रंग है, इसको देखो कि हमने अलग अलग वेरिएशंस ये धूप में की। जिन दिनों ज्यादा धूप पड़ी तो कौन से बैक्टीरिया ज्यादा थे, जिन दिनों कम धूप पड़ी तो कौन से बैक्टीरिया थे, और कैसे बैलेंस बना रहा। तो ये छोटी छोटी चीजें किसान ध्यान रखेगा। 7 दिन पहले उसने बिजाई की है या 7 दिन के बाद बिजाई की है, तो उसका भी असर आएगा इन सूक्ष्म जीवों पे। तो किसान इस चीज को समझेगा कि मुझे बिजाई करनी है, वो बिल्कुल सही टाइम पे करनी है। पहले हमारे बुजुर्ग हैं, उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन वो अंदाजा लगा लेते थे तारों से, घरों से या मौसम से, वो देख के बता देते थे। तो वो उस तासीर को समझते थे, वो जो चीज है सिग्नल है, उस चीज को वो पकड़ते थे। सेम यही है, ये बैक्टीरिया उस चीज को पकड़ता है कि कैसा दिन का तापमान है। पिछले बार आपने देखा फरवरी में गर्मी आ गई थी 2 साल पहले,
तो हमारी गेहूं है थोड़ी पहले समय से पहले पक गई, तो उससे हमारे को लॉस हुआ, 10 से 12% गेहूं कम हुई। तो ये देखो तापमान का असर इतना है हमारे पौधे पे, ऐसे ही इन पे है हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं, और सूक्ष्म जीव पे असर आया, पौधे पे असर आया, पौधे पे असर आया, इन पे असर आया। ये दोनों का आपस में कोरिलेशन है, जैसे बैक्टीरिया का है और केंचुआ का है। पौधा है, पौधा स्वस्थ रहेगा, उसके साथ सूक्ष्म जीव हैं वो स्वस्थ रहेंगे, जो हमारे मित्र बैक्टीरिया है वो होंगे। पौधा बीमार है तो जो दुश्मन है पौधे के वो सारे वहां पे आ जाएंगे, बीमारी कॉज करेंगे, और पौधा है उसकी पैदावार है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट, ये माइकोराइजा है। अब किसान भाई कई बार जिक्र करते हैं, ट्राइकोडर्मा है, माइकोराइजा है, राइजोबिया है, करते हैं ना। अब अपने घर में ही पहलवान हो तो अपन सिक्योरिटी वाला रखने की क्या जरूरत है? भाई मुझे खतरा है और मेरा भाई पहलवान है, तो मैं कहता हूँ भैया आप मेरे साथ रह जाया करो, बल्कि साथ रहने की जरूरत नहीं। वो एक आधे आदमी को कहेगा भाई कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब को तो मैं देख लूंगा, कह देगा ना। अब ये माइकोराइजा है, ये हमारे पौधे के साथ है, हमारी जमीन में है, और बिल्कुल स्पेसिफिक है। जैसे बहन भाई का, भाई भाई का रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता है। एक अनजान आदमी लाके किसी घर में छोड़ दिया कि ये रुखाड़ी करेगा, पता नहीं वो रुखाड़ी करेगा, चोरी करेगा, घर को बर्बाद करेगा, तो हम बाहर से लाके वो तो डाल रहे हैं बड़े खुशी से। ये आचार्य जी के किसान ने बड़ी अच्छी बात बताई कल, इनकी तो इतनी कहानियां हैं मुझे 1 महीना लग जाएगा। बोला मुझे जैसे जीवामृत का पता लगा तो मैंने जीवामृत बनाना स्टार्ट कर दिया और खेत में देना स्टार्ट कर दिया। कंपनी वालों को पता लग गया ये तो बड़ी काम की चीज है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हम भी बनाएंगे बेचेंगे, वो भी बना लाए और लाके वहां रख दिया। तो उसकी भी टेस्टिंग हुई, उसकी टेस्टिंग दिन रात का फर्क था। कौन सा था किसान था ये देखो, इन्होंने रिपोर्ट भेजी है मेरे पास, आगे वो मैं डेटा प्रेजेंट क्या करूंगा। ये देखो, ये मतलब छोटा बच्चा है, नन्ना है ये, और किसान है, इससे भी प्रेरणा मिल रही है हमें। तो आप ये देखो, इसमें सबसे जो ब्यूटी है इस पद्धति की, भाई जो हमारे घर में है उसी को इस्तेमाल करें। मेरे घर में मारुति 800 खड़ी है और मैं किराए पे वरना करके ला रहा हूं, कोई तुक बनता है? खर्चा हमारा 10 गुना हो रहा है और उसका नुकसान, एक एक्स्ट्रा आदमी और आ गया बाहर का, खर्चा भी हमने बढ़ा लिया। भाई जब हमारी मिट्टी में जो चीज है उसी को फलने फूलने दें, उसी को अच्छी खुराक दें, हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करें, पानी तरीके से लगाएं, जो जीवामृत है घन जीवामृत है तरीके से दें। अब हम घी खा रहे हैं, ज्यादा घी खा लिया है, पहलवान है, फुल एक्सरसाइज करेगा और तगड़ा हो जाएगा, क्या नुकसान है? हाँ, अगर हम घी खा रहे हैं एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे तो फिर तो ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ेगा, और बढ़ के फिर अल्टीमेटली वो तो बीमारी करेगा। तो जो प्रोसेस है हमें उसको समझना है। आप डॉक्टर गुप्ता हैं, मेहता सर 88 ईयर्स के हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं, और 88 ईयर्स के हैं सर, और इतने बढ़िया सुझाव दिए इन्होंने कल, और कह रहे हैं कि आप लोग करो। मैंने कहा सर हम तो कर ही रहे हैं, आप लोगों के जो अनुभव है, जो हमारी धरोहर है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैंने कहा आपकी उम्र के कितने लोग होंगे जो स्वस्थ होंगे? आधे से ज्यादा तो ऊपर जा लिए होंगे, ठीक है, और जो हैं वो बेचारे बैठ भी नहीं पा रहे होंगे, और देखो कितने स्वस्थ हैं, और सारा दिन बैठे रहे सर, आज हमारे में सबसे पहले आए। ये प्रेरणा स्रोत है, ये है क्यों? इनके असूल हैं, इन्होंने कई असूल बताए, प्रीति मैम ने बताए कि इनके ना असूल हैं कि घर में आए हो ना जूते बाहर निकाल के और फिर आना है, ये चीज करनी है, ये नहीं करनी। खेती में भी बिल्कुल सेम वही चलता है। एक किसान ने कल कितनी अच्छी बात बताई कि कोई आदमी नौकरी करता है, 9 से 5 जाता है टाइम पे, और वहां पे काम करता है फिर आता है। किसान भाई को भी उसी हिसाब से, अगर वो 9 बजे अपना खेत में जाए, सुबह सुबह जाए और शाम तक अपने खेत में रहे, काम भी ना हो जाए, अगर वहां पे रहता है तो वो हर एक चीज को समझता है, और वो पौधे को समझने लग जाता है, अब ये हेल्दी है, अब इसमें बीमारी आने वाली है, अब इसमें इस चीज की जरूरत है। तो उसी हिसाब से अगर हम अपने प्रिंसिपल्स फॉलो करें, हमारे नियम बनाएं खेती में, जो प्राकृतिक खेती की रिक्वायरमेंट है, तो आप देखेंगे कि आपको खुशी होने लग जाएगी खेत में जाने से। आप इधर उधर का, आपका टाइम भी खराब नहीं होगा, इधर उधर गप्पे भी नहीं मारेंगे, लड़ाइयां भी कम होंगी, आपका शरीर भी हेल्दी रहेगा, पैदावार भी ज्यादा होगी। तो ये नेचुरल फार्मिंग में ये चीज है। तो ये माइकोराइजा है, ये एक पौधे का स्पेसिफिक होता है, जो दूसरा पौधा है उसका अलग तरह का माइकोराइजा है, तीसरा है उसका अलग तरह का है। आप क्रॉप रोटेशन कर रहे हो, देखो कितनी तरह के माइकोराइजा को आप वहां पे पनपने दे रहे हैं। और जब आप फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे, जब आप पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे, तो कितना, ये आप जाल देखना कभी अपने खेत में ना, पौधे को उखाड़ना, और जिसमें माइकोराइजा होगा तो जड़ इतनी होनी चाहिए, वो इतनी मिलेगी। तो वो जो जाल है इतनी दूर तक फैल जाता है, वो नमी भी लेके आता है, पोषक तत्व भी लेके आता है, और पौधे को किसी तरह की चिंता नहीं होती।
वहां पे साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भी पौधा सर्वाइव कर लेगा, वहां पे सूखा पड़ गया, पानी नहीं है तो भी पौधा सर्वाइव कर लेगा, कोई बीमारी आ रही है तो भी पौधा सर्वाइव कर लेगा, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है तो भी सर्वाइव कर लेगा, जब उसके साथ उसका छोटा भाई माइक्रोराइज आए। लेकिन छोटे भाई की उंगली तो आपने छुड़वा दी केमिकल फर्टिलाइजर देके, तो घर में छोटा भाई तो है नहीं, वो मोटा अकेला ही है, वो टेंशन में आया तो उसकी टेंशन दूर कौन करे। ठीक है, तो हमारी मिट्टी में ये चीज, ये जो संबंध है, इसको जब किसान भाई समझेगा, इसको फॉलो करेगा, आप देखेंगे आप उसके रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट, अब एक एक कंपोनेंट पे एक एक लेक्चर है मेरा पूरा। जैसे आप वापसा की बात करें तो उस पे मैं पूरा एक लेक्चर देता हूं। ये खट्टी लस्सी है, ठीक है, खट्टी छाछ हम लस्सी बोल देते हैं हरियाणा में, छाछ भी हम बड़े अच्छे से समझते हैं, हमारे वर्ड सारे मिलते हैं। आचार्य जी मैं तो गुजराती 100% समझने लग गया, कल ये कह रहा है गुजराती बोलो, मैंने कहा गुजराती बोल, मजा आ रहा है। मतलब वर्ड में बोल नहीं पा रहा, लेकिन हर एक वर्ड जो मेन वर्ड है ना वो सारे अपने सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। तो आप ये देखो, ये खट्टी छाछ है, इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर होता है मेरा। कितना कितना फायदा है खट्टी छाछ में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो जैसे अपने दही में होते हैं, दूध में होते हैं, उस बैक्टीरिया को हमने निकाला, उसमें प्रॉपर्टी चेक की, उसमें सारी प्रॉपर्टी है, वो न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है, वो बायो स्टिमुलेंट का काम, जो कंपनियां कहती हैं बायो स्टिमुलेंट लो, भाई हमने खट्टी लस्सी का एक स्प्रे कर दिया, पौधे की बीमारी भी गई, पौधे को पोषक तत्व भी मिल गए। बायो रेमेडिएशन का काम करता है, अगर वहां पे कोई रेजिड्यू है, कोई ऐसा तत्व है जो पौधे को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको तोड़ने का काम ये करता है। ये मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग करता है, पौधे के अंदर जैसे ही उसके कांटेक्ट में आता है तो पौधे के हाव भाव चेंज हो जाते हैं, पौधा खुश हो जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप ये देखो खट्टी लस्सी रिकमेंड करते हैं। और जैसे फंजाई आती है, फंजाई को ये कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद दोनों मैकेनिज्म है, देखो ये इसमें क्या है कि बैक्टीरियोसिन प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे पेप्टाइड होते हैं, वो जैसे फंगस के पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे उसको किल कर देगा या उसको सप्रेस कर देगा, तो पौधे की बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो हमने छिड़काव किया और फंगस को कंट्रोल कर लिया। और आप इसका दूसरा देखो, दोनों पहलू हैं, किसान को गुमराह भी किया जा सकता है, किसान को समझाया भी जा सकता है। खट्टी लस्सी से पीएच डाउन आती है, कम पीएच पे फंगस ग्रो करती है, लेकिन क्योंकि ये खट्टी लस्सी है जिसके अंदर वो बैक्टीरियोसिन है जो कंपाउंड है, तो ये फंगस को मारती है। और जो कंपनी वाले आएंगे, देखो जी ये तो आप छिड़कोगे इससे तो फंगस और आ जाएगी, पीएच डाउन होती है। तो किसान को हमें समझाना है, आप खट्टी लस्सी डालोगे तो फंजाई है वो सप्रेस होगी, वो ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। अपने घर में प्योर शहद है, वही शहद है अगर पैथोजन को मिल जाए तो वो मल्टीप्लाई करके और हमारे बीमारी कॉज कर सकता है। वही शहद है वो पैथोजन को मारता भी है। तो हम छोटे बच्चे को शहद की चम्मच चटाते हैं ना, तो वो ढक्कन के पास थोड़ा शहद होता है ना, वहां पे कोई पैथोजन भी हो सकता है। तो अगर हम एक चम्मच पूरी चटा देंगे तो उसको बीमारी नहीं होगी। अगर बच्चा थोड़ा सा शहद लेगा फिर पानी या कुछ पी लेगा ना, हो सकता है पानी में कोई पैथोजन है तो उसको खाने को वो शहद मिल गया तो बीमारी भी कॉज कर देगा। तो किसान भाई को ये छोटी छोटी चीजें समझनी है। ये नहीं कहना कि मैंने तो शहद चटाया था बच्चे को बीमार हो गया बच्चा, बच्चे को पूरी चम्मच देनी है शहद की, और ये देखना ढक्कन के आसपास कोई गंदगी तो नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें किसान भाई जब समझेगा उसके बहुत फायदे होंगे। 5% शुगर है ना, वो पैथोजन को मार देती है, बैक्टीरिया को मार देती है। 5% सोल्ट है वो बैक्टीरिया को मार देता है। आपने आपा जैसे सब्जी में नमक थोड़ा सा डालेंगे सब्जी का टेस्ट बनेगा, ज्यादा डाल दिया तो नहीं खा सकते। तो सेम ऐसा ही है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो वो पैथोजन को और इन बैक्टीरिया को भी मारता है। तो यही वजह है कि जहां पे साल्ट है, सैलिनिटी है, वहां अलग तरह की प्रॉब्लम है, माइक्रोफ्लोरा अलग तरह का है। वहां का पौधा है, वो कुछ पौधे हैं वहां सर्वाइव करेंगे, दूसरे तो सर्वाइव करेंगे ही नहीं, पौधा उगेगा ही नहीं उन कंडीशंस में। तो किसान भाई इस चीज को समझेगा कि मेरी मिट्टी इस तरह की है और ये फसलें हैं, और इन फसलों में मैं फसल चक्र है, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन कर सकता हूं। कभी भी हम ये नहीं कहते कि जो चीज हरियाणा में हो रही है वो आप यहां लगाओ गुजरात में, या गुजरात में हो रही है वो हरियाणा में लगाओ। आप टेस्ट करके देख लो, अगर होती है आपको 10 एकड़ जमीन है, आप 1 एकड़ में लगा के देख लो, आधी एकड़ में, 1 कनाल में लगा के देख लो, 1 बीघा में लगा के देख लो। अगर आपको सक्सेस हो गई आप बढ़ा लो। ये नेचुरल फार्मिंग का है। ये नहीं कहते कि आप 100% ही नेचुरल फार्मिंग पे आ जाओ, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, नहीं। पहले आप किसान को देखो, उसके बाद 1 एकड़ में खुद करके देखो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, विधि समझ में आ जाए, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा लो। कम से कम अपने घर के खाने के लिए सब्जी है, पड़ोसियों के लिए है, रिश्तेदारों के लिए है, वो तो हम ये नेचुरल फार्मिंग वाली हो।
और एक किसान ने बड़ी अच्छी बात की, प्रफुल्ल भाई ने की थी शायद, कि पॉइजन फ्री एग्रीकल्चर, पॉइजन फ्री एग्रीकल्चर। आपने कही थी ना, आचार्य जी बड़ी बढ़िया बात कही उन्होंने। भाई आप कह रहे हैं जहर मुक्त खेती, भाई जहर मुक्त तो है, लेकिन आपको ये कुदरती प्राकृतिक खेती करनी है। जहर मुक्त मतलब ये नहीं हमने जहर तो नहीं डाला, बाकी आप खेती के तरीके कुछ भी करते रहे, तो वो नेचुरल फार्मिंग नहीं है। नेचुरल फार्मिंग एक पूरा का पूरा प्रोटोकॉल है। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, हमें उसको पहलवान बनाना है, तो वो पूरे के पूरे गाइडलाइन को फॉलो करेगा। इतने बजे उठेगा, इतने बजे सोएगा, ये खाएगा, ये नहीं खाएगा, वहां पे जाएगा, वहां पे नहीं जाएगा, फिर वो बच्चा पहलवान बनेगा। अदरवाइज हमने उसको अच्छा खिला पिला दिया, उसको छोड़ दिया कुछ कर, वो पहलवान नहीं बनेगा। जो प्राकृतिक खेती है, इसके पूरा भी पौधे के पोषक तत्व की कमी है तो हमें क्या करना है, जीवामृत, घन जीवामृत कितना डालना है, कौन सी फसल में डालना है, कब डालना है। किसान को पता है यूरिया कब डालनी है, डीएपी कब डालनी है, तो वो जब जागरूक होगा उसको पता लगेगा जीवामृत कब डालना है, घन जीवामृत कब डालना है, कितना डालना है। उसका तो नुकसान भी है ज्यादा का, इसका नुकसान भी नहीं है। फिर बीमारी आ रही है, बीमारी ना आए, इस प्राकृतिक खेती में सबसे बड़ी बात यह बीमारी नहीं आती। कल यहाँ किसान खड़े थे, मैं 2-3 से पूछने की कोशिश की, जब आपने किया तो बीमारी आई क्या, बोले नहीं सर बीमारी तो नहीं आई। बात भी सही है उनकी, क्यों बीमारी आएगी नहीं। भाई आप इतना सब्सट्रेट डाल रहे हो, 2 ट्राले खाद के डाल दिए, गोबर की खाद डाल दी, एक चीज तो आपने बहुत ज्यादा कर दी, घर में हलवा इतना बना के रख दिया और सब्जी और वो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वो कंडीशन तो इतनी अच्छी नहीं है, घर में हलवा भी है थोड़ा सा, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी हैं। तो प्राकृतिक खेती हमारी वो है, इसमें सारी चीजें हैं। हम पौधे को इतना ही पोषक तत्व देते हैं जितना उसको चाहिए, मिट्टी को ऐसा बना देते हैं जो पौधे को सपोर्ट कर दे। हम इतना नहीं दे रहे उसको कि खा खा के बीमार हो जाए, जो उन पद्धतियों में जो कमियां रही। तो आपको चीज को समझना है, और किसान भाई बड़ा समझदार है और वो बड़ा बड़ा जल्दी एक्सेप्ट करेगा उस चीज को, अगर उसको हमने सही तरीके से समझा दिया। और उसको कह दिया करना है तो कर ले, नहीं ना कर तो हो सकता है अपना भाई ना करे। उसको कहेंगे यार देख परिवार में अपने देखो ये इनके पड़ोस में कैंसर हो रही है, इसका कारण क्या है, ठीक है, वो समझेगा, फिर वो इमोशनल होगा, समझेगा बात तो सही है भाई, जीवन से अनमोल कुछ नहीं है, तो मुझे जहर तो इस्तेमाल नहीं करना, कितने पैसे लग जाएंगे। एक किसान भाई हैं बड़े अच्छे हैं, उनके पास बहुत मतलब अच्छी जमीनें हैं, और कल उन्होंने बोला, वो बोला कि सर मेरा तो पर्पज यही है कि भाई मैं किसी भी को खाना या मैं खुद खाना खाऊं, शायद आप थे, कि खाने में इतना बढ़िया हो कि कम से कम हमारा जो जीवन है उसको कोई नुकसान ना हो। ये भी एक थिंकिंग है, और इनको कमी नहीं होगी, इनका बिजनेस करेंगे बिजनेस, खेती करेंगे खेती, वो कई गुना फलेगी फूलेगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हम समझ के प्राकृतिक खेती करेंगे, उसके आप नतीजे देखेंगे। और मेरे पास इतना डेटा है, साइंटिफिक है, कोई साइंस अगर डिस्कस करना चाहे तो यहाँ पे आराम से करे। आचार्य जी एक साइंटिस्ट कहने लगे इसमें तो सोयल साइंटिस्ट भी होना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, आपको ही ले लेते हैं, मैंने उन्हीं को ले लिया। फिर हमने प्राकृतिक खेती शुरू कर दी, तो मैंने कहा जीवामृत घन जीवामृत डालने आ जाना, बोला सर आप ही डलवा देना, मैंने डलवा दी। फिर हार्वेस्टिंग करने गए, मैंने कहा आज हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बोला नहीं सर करवा देना। फिर मैंने सैंपल भिजवा दिए, मैंने कहा सैंपल ले रहे हैं, बोले सर आप भी ले लेना, माइक्रोबायोलॉजी के तो लेते ही हो, तो सोइल के भी ले लेना, मैंने लेके भेज दिए। मैंने कहा सर वो एनालिसिस हुई, नहीं डॉक्टर साहब थोड़ा बिजी था मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिजी होंगे, कोई दूसरा काम कर रहे होंगे। फिर वो क्योंकि हमारी सोयल माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, मैं सारे काम करता हूँ, सोयल के भी करता हूँ, मैं अपना माइक्रोबियल भी कर लेता हूँ, प्लांट का भी कर लेता हूँ। किसान के बेटे हैं, खेती बाड़ी का नॉलेज है ही, और साइंस हमने पढ़ ली, और अमेरिका इंग्लैंड में अच्छी टेक्निक भी सीखा है। तो मैंने एनालिसिस करवा के आचार्य जी वो डाटा प्रेजेंट कर दिए। वो बैठा वहां पे, बोला ये तो नहीं हो सकता। तो डीआर साहब बोले डॉक्टर साहब आप तो इनके टेक्निकल प्रोग्राम में हो, इनकी टीम के मेंबर हो। बोला नहीं सर मैं तो कर नहीं पाया। फिर बोले आप बोल कैसे रहे हो। उसने कहा कि 7.5 पीएच थी और 7.2 आ गई, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा मेरा भाई आप दूध की पीएच देख लो, उसमें मैं इतना खट्टा डाल लूंगा, और सुबह दही की पीएच देख लेना। तो कहां न्यूट्रल पीएच के आसपास है और कहां वो 4-5 के आसपास जा रही है। तो बोला सर होना तो नहीं चाहिए। मैं बोला देखो डीआर साहब, या तो इसको कहो कि बोल लेना, और या इसको कहो कि ये मेरे लैब में आ जाए, या मैं इसकी लैब में चला जाऊं। तो अब वो नहीं बोल रहे, क्योंकि साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्ट हूं, साइंटिस्ट को समझा सकता हूं और उसके साथ लैब में जा सकता हूं। एक किसान भाई है, दूसरे किसान को समझा सकता है, और जब उन आपस में अच्छा मेल जोल होगा ना तो उसका रिजल्ट भी आएगा। किसान में और वैज्ञानिक में भी मेल जोल होगा जब वो एक दूसरे पे विश्वास करेंगे।
और हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे अधिकारी हैं, राज्यपाल हैं, हमारे मंत्री हैं, ये चीजें जब ये लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उन चीजों को बड़े ध्यान से करते हैं, एक जिम्मेदारी वाली बात आ जाती है, और जब उसके रिजल्ट आते हैं हमारे में उत्साह भी होता है। तो आचार्य जी को, अपनी सरकार को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, सैल्यूट करना चाहूंगा। आज हमारे पास ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से कि मैं यहाँ आ रहा हूँ और देखो किसान भाई कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, साइंटिस्टों जितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस तरह का मौका बहुत रेयर मिलता है कि वे किसान भाई हैं, वो साइंटिस्ट की तरह बोल रहे हैं और हम उनको जज कर रहे हैं और उनसे सुझाव ले रहे हैं, उनसे हम सीख रहे हैं, वो हमारे से सीख रहे हैं। और इसकी जरूरत थी। आज से अगर ये 30 साल पहले ये चीज हो जाती और अब तक नेचुरल फार्मिंग आप कर रहे होते तो हमारा सिनेरियो कुछ और होता। और अब भी देर नहीं हुई है, अब हम संभल गए तो आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट आएंगे। तो किसान भाइयों को हमें इसी हिसाब से समझाना है, हमें लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, हमारा मैसेज दे देना है। एक आदमी कह रहा है कि नहीं मेरे तो शुगर है और मैं तो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, या मेरे तो शुगर है और मैं तो चिन्नी खाऊंगा। अब हमें उसको चिन्नी से बचाना है। अब कैसे बचाना है, चिन्नी का बड़ा कट्टा या बैग छुपाना है या क्या करना है, वो हमारे अंदर टैक्टिस होनी चाहिए। हमारा किसान भाई हमारे को देख के नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती करने के लिए मजबूर हो जाएगा। ऐसे हालात हमें क्रिएट करने, ऐसा हमें खाना खिलाना है। भी हमारे वाला भी खाना खाओ और आप वाला भी खा के देखो, हमारे वाले खेत में भी देखो, आप वाले में भी देखो। बाढ़ आ रही है, पानी इकट्ठा हो रहा है, हमारे खेत में देखो, आपके खेत में देखो, बरसात आई है, पानी कितना इकट्ठा हुआ है। ये सारी की सारी चीजें, प्लांट, मिट्टी और बैक्टीरिया, हमारे सूक्ष्म जीव, इनका आपस में कॉम्बिनेशन और एक अपनापन है। नेक्स्ट ये देखो, अब ये इतनी तरह के बीच वाली जो लाइन है ना, ये तो बीमारी फैलाने वाले हैं सूक्ष्म जीव, और उधर हैं वो हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो हमारी खट्टी छाछ में है, और इधर हमारी ये फसलें हैं जिन फसलों पे ये बीमारी कंट्रोल हुई, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया। ये देखो है ना लंबी लिस्ट, तो कितने कितने फायदे हैं देखो। अब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट करता है और फिर उसी हिसाब से हमें दवाई देता है। जब पौधे के अंदर कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी को हम चेक करते हैं और किस कंडीशन में आई है और कौन से जीव की वजह से आई है, कौन सा पैथोजन है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सारी की सारी चीजें डिटेल में जो साइंटिफिक जानना चाहते हैं उनको हम बता देंगे। नेक्स्ट ये एक और है जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, जो बायो एक्टिव कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो पौधे को हेल्प करेंगे, पैथोजेंस को किल करेंगे। ये पूरी हमने लिस्ट जितने भी कंपाउंड है उनको हमने आइडेंटिफाई किया है। जैसे एग्जांपल है नीम है, नीम के अंदर एजाडिक्टिन कंपाउंड है, जो लहसुन है, प्याज है, एलिसीन है। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो नेचुरल हैं और ये हमारे जो पैथोजेंस हैं उनको किल करते हैं। नेक्स्ट ये एक और लिस्ट है। तो ये सारी की सारी साइंटिफिक स्टडीज है। जब हम पेपर प्रेजेंट करते हैं साइंटिस्टों से, हम जब ये डिस्कस करते हैं, जब तो वो मान लेते हैं कि हाँ ये चीज है, ये भी है सर, डॉक्टर साहब ये भी है, ये भी है, और लास्ट में धीरे से कह देंगे मुश्किल है। ठीक है। अब एक आदमी यार उसको पहलवान बनना नहीं, और वो ठीक है ना बीमार है, वो कह रहा है भाई कोई और पहलवान नहीं कर रहा है, तो कह रहा हाँ ठीक है, कहेंगे तू भी बन जा, तो कह हाँ बन तो जाऊंगा। सुबह कहेंगे 4 बजे उठ के ग्राउंड चलना है, कहेगा यार मुश्किल है, तो वो पहलवान तो बनने से रहा। जब उसको पता है इसका फायदा है, ये चीजें हैं साइंटिफिकली प्रूवन है। पहले जहां भी आचार्य जी जाते थे तो ये चाहे मंत्री या साइंटिस्ट ये कहते थे कि डॉक्टर साहब वो लिटरेचर कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ है, वो पब्लिकेशंस कहाँ है। अब हमने पिछले 2 साल में पब्लिकेशंस भी की हैं और हमने हर एक चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया है। कोई भी चीज है आपके भी माइंड में हो, यहाँ पे बड़े गणमान्य लोग बैठे हैं, वाइस चांसलर बैठे हैं, छोटे बच्चे बैठे हैं, बड़े हैं, किसान हैं। एक बात और है आचार्य जी, ये मिक्स ग्रुप है, इसमें कई रिटायर्ड हैं। एक तो बैंक में मैनेजर थे, शायद आए हैं क्या, ये देखो बैंक मैनेजर रहे हैं और अब नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग जब आएंगे तो अपने आप ही लोग जुड़ जाएंगे। एक रिटायर्ड टीचर है, हाँ प्रिंसिपल हैं, हाँ ये देखो ये लोग ये अपना एक्सपीरियंस जब शेयर कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था मैं सुनता ही जाऊं। मेरे पेशाब का प्रेशर हो रहा था, मैं वहां बाहर नहीं जा रहा था।
टिमड़िया जी फोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब चाय ठंडी हो रही है। आखिर में ठंडी हो गई, टिमड़िया जी अंदर आ गए शाम को, बोलो चाय ठंडी हो गई। मैं छोड़ो यार, ये देखो कितनी अच्छी बातें बता रहे हैं। ये जमीन, ये माटी के लाल, ये मतलब जो अपना तजर्बा जो बता रहे हैं, ये है असली चीज। आचार्य जी बिल्कुल थकान नहीं हुई, रात को जाके मैं 3 बजे तक मैंने काम किया और इतना मतलब खुशी थी, इतनी बढ़िया नींद आई और सुबह आंख खुलते ही फिर मैं आया। तो देखो कितना फ्रेश लग रहा हूँ, लग रहा है रात को मेरे। क्यों कि कल अपना दिन इतना फ्रूटफुल था। और मैं कल सारा दिन टेंशन में होता ना, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होता, वो कहता ये हो गया, वो हो गया, रिजल्ट ये आगे, वो आगे, कोई आउटकम नहीं थी। ठीक है ना, उसने मेरे को डांट दिया, मैंने उसको डांट दिया, और वो कर करा के तेरे को देख लूंगा, मैं तेरे को देख लूंगा, और यार कोई आउटकम नहीं। किसान की तो उसको चिंता ही नहीं है, उनको आपसी की पड़ी है, यार मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये कह रहा है ये गलत किया है, मैं कह रहा हूं तेरे वाला गलत है। मतलब आप देखो कैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो जो प्राकृतिक खेती है इसमें ये माहौल बनता है। आप अपने रिश्तेदारों को बताइए जाके, ये बच्चा ये जाके रिश्तेदारों को बताएगा ना कि मैं कुदरती फार्मिंग कर रहा हूँ, नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ, देखना कितना अच्छा लगेगा उनको। और हमारा, हमने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया, मुझे या किसी और को ऐसे लगता है खेती घाटे का सौदा है, ये बताएंगे ना मैं किसान हूं, मेरे पिताजी किसान है, शर्म आती है। मतलब ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया हमने कि भी किसान है, हमारे तो परिवार में किसान है, और दूसरा कहेगा मेरे तो पापा टीचर हैं, मेरे पापा जॉब में हैं, मेरे ये हैं बड़े शान से। अरे यार सब कुछ तो खेती बाड़ी में ही है। आज किसान आदमी कितना तजर्बा है उसका, अपने बेटे को जब बताता है और वो बेटा खेती करता है, उसको सर क्या कितना जोर आता है? बिल्कुल भी नहीं। एक किसान का बेटा बीटेक करके गुड़गांव में चला गया, 50,000 रुपए तनख्वाह है, 20,000 रुपए उसका मकान का किराया है, उसको बेचारा को ये पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, फिर वो मकान लेगा, उसको कितनी दुविधाएं हैं। अरे किसान का बेटा है, किसान बड़े अच्छे से कर रहा है, वो सारी चीजें बात बातों में सीख लेगा, और बड़ा हुआ उसके पास घर भी है, उसके पास साधन भी हैं, जो पिताजी का नॉलेज है वो भी काम आ रहा है। उसके आप आयु देखो, उसके आप लाइफ देखो। जो हमारे नए बच्चे खेती कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप इनका रहन सहन, आप इनका कॉन्फिडेंस देखो। अरे एक जो नौकरी पहले तो 30 साल हो जाते हैं, दर दर भटकते रहते हैं, मिलती नहीं, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। अपना जो यंग जीवन था, जवानी थी, वो उसमें काट दी, फिर बाद में मिल गई, फिर वो तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने ये कर दिया। आउटकम क्या है? तो आप ये देखो, जब किसान अपना खुद की खेती में इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, प्राकृतिक खेती करेगा, हर बच्चा अपना गांव में किसान है, अपना देश किसानों पे आधारित है, अपना देश तो सारा ही खुश हो जाएगा। अब हम सारे के सारे नौकरी की तरफ शहर चलना है, गांव खाली हो रहे हैं, और शहर में आके टेंशन में बूढ़ा बूढ़े बेचारे बुजुर्ग हैं वो गांव में मर रहे हैं, और हम यहाँ टेंशन से मर रहे हैं। तो खुशहाली है? नहीं है। तो आप ये देखिए, इन चीजों को आप अपने बच्चों को समझाएंगे, अपने को समझाएंगे। अब कहते डॉक्टर साहब आपको बात आती है, आपको तो नौकरी मिली हुई है इसलिए लगता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ यार चल मुझे तो नौकरी मिली हुई है, मेरे भाई भतीजे, मेरे परिवार के लोग भी हैं, मेरा बच्चा भी, आप देखो। हाँ, जो बच्चा अच्छा काबिल है, पढ़ के IAS बन सकता है, देश की सेवा करे। अच्छा बच्चा है, मेडिकल पढ़ के MBBS बन के देश की सेवा करे। अब वो अपने डीजे पटेल साहब कह रहे थे कि भाई MBBS में नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, फार्मेसी में नहीं हुआ कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर मिली है। तो उसको हम कहते हैं यार बस, अच्छा तेरे को एग्रीकल्चर ही मिली है, ये पता नहीं, ये तो मेन है एग्रीकल्चर, तो हमारी कल्चर ही एग्रीकल्चर है, हमने इसको कल्चर बना दिया, यही तो दिक्कत है। हम जिस दिन ये समझने लगेंगे ना हमारी कल्चर एग्रीकल्चर है, हम सबसे दुनिया में सबसे सुखी होंगे, सबसे सुखी। अब सारी जिंदगी मैंने सारी दुनिया देख ली, दुनिया में घूम लिया, अमेरिका सारा देखा है, मुझे जो चैन मेरे गांव में जाके आता है, किसानों के बीच में बैठ के, कहते डॉक्टर साहब आप तो ऐसे लगता है बड़े सिंपल हो। मैंने कहा यार मैंने ऐसे वैसे इंग्लिश वाले सारे देख लिए, जो मजा आप लोगों के बीच में बैठ के, जो मम्मी पापा की लैंग्वेज में जो आता है, वो मजा कहीं नहीं है, हमारे दोस्तों के बीच में आता है। मैं अंग्रेजी में जाता हूँ, अंग्रेजी में बात कर लेता हूँ, अब जैसे गुजरात आऊंगा अगली बार गुजराती में बात करेंगे अपन, जैसा देश वैसा भेष। लेकिन जो मजा आपको अपनी लैंग्वेज में आता है, मम्मी पापा के साथ, दोस्तों के साथ, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यही स्वर्ग है, हमारी जो मिट्टी है, हमारी जो माँ है, माँ मिट्टी, हमारी मदर टंग, इनमें जो टेस्ट है, जो इनमें जो जीवन है, वो कहीं नहीं है। तो ये हमारी जो नेचुरल फार्मिंग है, ये एक तरीका है, जैसे हम अपने माँ के साथ व्यवहार करते हैं, हम अपनी मिट्टी के साथ ऐसे व्यवहार करेंगे। हमें माँ, अपने घर में कुछ भी ना हो चीज, हमें कभी फील नहीं होता हमारे घर के अंदर ये कमी है, कितना ही गरीब घर का बच्चा हो, कभी उसको महसूस नहीं होता। क्यों? मम्मी अगर उसको चटनी रोटी, सिंपल रोटी भी देगी, वो भी इतनी अच्छी लगेगी। और 5 स्टार में
आचार्य जी हमारे जो जर्मन वाले हैं ना, मैं जर्मन फेलो हूँ, तो 1000 यूरो देते हैं हमें वो पर डे के रहने के 5 स्टार में। तो 1000 यूरो का मतलब 70-80 हजार रुपये पर डे। बाई चांस साहब आप समझ रहे हो? तो हम है ना, हाँ एक दिन का 3 दिन की वर्कशॉप होती है, तो आप सोच सकते हो कितना पैसा लगाते हैं हमारे पे। तो हम ढूंढते रह जाते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना। और अपने घर में सिंपल दही रोटी परांठा, ठीक है, ये अपने सिंपल आइटम खा के कितना मजा आता है, और कोई खर्चा नहीं है, कोई वजन नहीं है। तो आप ये अपने प्राकृतिक खेती में तो ये है, प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ रुपए साइन कर दिए कुदरत प्राकृतिक खेती, 18,000 करोड़, और भी देने के लिए तैयार है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। आप ये देखो हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये जो ग्रास रूट के वर्कर हैं, ये जो माटी के लाल हैं, इन तक वो चीज पहुंचे। आचार्य जी ने कल कितना अच्छा बताया था, 1200 रुपए देंगे हम। अगर वो 1200 रुपए तक, अगर वो 1200 रुपए माटी के लाल तक पहुंच गए जो प्राकृतिक खेती कर रहा है, आप इसके रिजल्ट देखना। अदरवाइज हमारे पास 10-10 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं आचार्य जी, एक साइंटिस्ट के पास 10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है, और अल्टीमेटली लास्ट में वो कहता है कि भाई ये चीज लगाओगे तो इसका ये नुकसान हो जाएगा, वो लगाओगे तो वो नुकसान हो जाएगा, किसानों को कहो मक्का लगाए। फिर अपने ऑफिसर कहेंगे सर मक्का तो लगा तो नहीं रहे, बोला चलो उनको 5-5 हजार रुपए एकड़ के हिसाब से दे दो। तो फिर वो किसान आते हैं जिनको खेती नहीं करनी, कहते हैं जी मैं भी मक्का लगा रहा हूँ, मैं भी मक्का लगा रहा हूँ, ठीक है, और उनको पैसे बांट दिए, ठीक है, वो लेके चले गए। फिर मैं खेतों में गया, मुझे तो कोई मक्का नहीं दिखाई दिया। तो वो ये प्रोजेक्ट थे। सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार की मनसा बड़ी साफ है, कोई भी चीज बनाती है ना, हम ही लोग हैं जो उसका मिस यूज करना है या उसका यूज करना है। आचार्य जी ने कहा हरियाणा में स्टार्ट कराओ, मैं चला गया वहां पे चंडीगढ़, मैं गया तो वहां पे डायरेक्टर जनरल आचार्य जी का लेक्चर सुन के गए थे, और पूरा कन्विंस्ड थे, बोले हाँ भाई प्राकृतिक खेती में तो है डॉक्टर साहब, कुछ करके दिखाओ। एक साइंटिस्ट आए दूसरी मानसिकता के थे, पहले वाली सरकार के, एक तो सरकार से खपा, और दूसरे पूरा मन बना के आए थे, बोला सर ये तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बोले हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से कौन आया? बोले डॉक्टर बलजीत आए। बोले जब डॉक्टर साहब कह रहे हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो बोला सर ऐसा है, इनको एक बार बजट कम दे देते हैं। बोला पिछले साल तूने 20 करोड़ वो मक्का के बंटवाए थे, उसका क्या रिजल्ट रहा? ठीक है, तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट दिया और वो हमने काम किया, और आप देख रहे हैं ये रिजल्ट हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पब्लिकेशंस भी की हैं, और स्विट्जरलैंड से निकलती है, बासल है वहां पे एक जगह स्विट्जरलैंड में, वहां पे पब्लिकेशन हुई है, 2 पब्लिकेशन आ चुकी है, और जैसे आचार्य जी ने बताया 3 पब्लिकेशन प्रोसेस में, अगली बार मैं प्रेजेंट करूंगा तो वो भी आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट, ये है आजकल नैनो बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, नैनो टेक्नोलॉजी है ना, आप देखेंगे, और कंपनी आपने पीछे लग रही है, प्रोडक्ट लेके आए हैं, किसान को कहें भाई ये ले लो, ये 5,000 रुपए की है, इसके बड़े फायदे होंगे। ये जो नैनो पार्टिकल्स हैं, ये आचार्य जी अपने जो नेचुरल माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरिया हैं यही प्रोड्यूस करते हैं, हमारी मिट्टी में पैदा होते हैं। जैसे ही नेचुरल कंडीशन आएगी तो नैनो पार्टिकल्स जब वहां मिट्टी में चाहिए, उस टाइम वो नैनो पार्टिकल अवेलेबल होंगे और पौधे को खुराक देने का में सहायता करेंगे। आगे मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये जो कुदरती है ना, ये इतने, चाहे एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, या नैनो मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट हम उठा लें, नैनो मटेरियल का मतलब ये है कि 10 की पावर -9, तो नहीं समझे ना, कि 1 के आगे 9 जीरो लगा दो, एक चीज का इतना हिस्सा, समझ रहे हो? तो इसका मतलब एक चीज का 100 करोड़वां हिस्सा, इतना छोटा जो पार्टिकल होगा उसको नैनो पार्टिकल कहेंगे। एक चीज इतनी बड़ी है, 1 मीटर की है, फिर हमने उसको छोटा कर दिया, 1 फीट की हो गई, फिर छोटा कर दिया, सेंटीमीटर की होगी, फिर मिलीमीटर की, ऐसे। तो माइक्रो तो होता है एक चीज का 10 लाखवां हिस्सा, और ये है 100 करोड़वां हिस्सा। चीज वही है, सारी वो चीज टेक्निकल टर्म यूज करके हमने किसान को या उनको गुमराह कर दिया, नैनो पार्टिकल आ रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। या आप देखेंगे नेचुरल प्रोडक्ट कैसे हैं, अगले स्लाइड दिखाना, नेक्स्ट। तो ये हम जो जीवामृत, घन जीवामृत बनाए उसी के अंदर पैदा होते हैं। और एक चीज और है, एक तो देखो जो कुदरती चीज होती है वो हमारे अंदर जाए, एक सिंथेटिक चीज है हमारे अंदर जाए, दोनों में दिन रात का फर्क है। गन्ने का जूस पिया हमने या चीनी खाई, एक तो नैनो पार्टिकल हमारा जो नेटिव बैक्टीरिया है हमारे अंदर है या मिट्टी के अंदर है, वो पैदा करता है, तो वो दूसरे जीवों को हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाता। और एक जो चीज हमने बाहर से डाली है,
तो वो नुकसान करती है। तो ये जो सिंथेटिक है, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर हैं, ऐसे ही ये नैनो पार्टिकल हैं। तो मतलब एक तो पौधे ने या हमारे बैक्टीरिया ने पैदा किया नैनो पार्टिकल मॉलिक्यूल, और एक हमने बनाया सिंथेटिकली। जैसे एक तो यूरिया हम दे रहे हैं, एक तरफ हम जीवामृत दे रहे हैं, बिल्कुल सेम वही है। तो वो नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें हमें गुमराह नहीं होना, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन वही बात है कि उस टेक्नोलॉजी को हमारी नेचुरल फार्मिंग में हम कैसे इस्तेमाल करें। ये देखो, ये छोटे छोटे, ये फंजाई है, एल्गी है, ईस्ट है, बैक्टीरिया है। ये ईस्ट भी एक फंजाई का ही हिस्सा है, ये दो तरह की होती है। ये सारे के साइनोबैक्टीरिया, ये सारे के सारे हैं, ये सारे नेचुरल नैनो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। आप देखते हैं अपने गुरुकुल फार्म में जब धान लगाते हैं तो वहां पे ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, पूरी लेयर बन जाती है। अजोला है, पूरी लेयर बन जाती है। वो बाद में फिर खाद का भी काम करती है। तो वही है, यही जो ये प्रोड्यूस करेंगे और वही पौधे को हेल्प करते हैं, बहुत सारे तरीके से करते हैं ये। तो ये फैक्ट्री में जो यूज कर रहे हैं वो सिंथेटिक यूज कर रहे हैं। अब वो भी कहने लगे कि ग्रीन नैनो पार्टिकल होने चाहिए। तो हम बैक्टीरिया से नैनो पार्टिकल बना के उनकी जो पेडोलॉजी होती है तो वो अच्छे से होती है, वो कहीं भी किसी भी रिएक्शन में यूज करें बड़े अच्छे यूज होती है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है। और सिंथेटिक हैं वो फिर नुकसान करती है, उससे पॉल्यूशन भी होता है। नेक्स्ट, ये देखो, ये फाइटो रेमेडिएशन है नैनो टेक्नोलॉजी में। तो ये जो कंपनियां हैं ये बनाने लग जाती हैं, बेचने लग जाती हैं। वही बायो फर्टिलाइजर वाली बात, वही माइक्रोराइजर वाली बात। तो हमें क्यों हम बाहर से लेके आए जब हमारी मिट्टी के अंदर वो चीजें हैं। नेक्स्ट, थोड़ा जल्दी चलो। अब ये देखो, ये पेपर है वो सर। हाँ, तो इसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 तो साइंटिस्ट हैं, और 4 या 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, और इसमें रशिया से भी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मोहर लगाई। ये देखो, ये जो नाम है ना लास्ट में, टाटियाना मिनकिना, ये रशिया से हैं। उनके पास जैसे पेपर गया तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, एग्रो इकोलॉजी का बेस्ट पेपर देखा है मैंने। अगली स्लाइड निकालना। नेक्स्ट, ये देखो सर, नीचे ये लिखा हुआ है कि 29 सितंबर को हमने भेजा और 14 अक्टूबर को उन्होंने रिवाइज के लिए कहा कि भाई इसमें ये सुधार की जरूरत है। 15 को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और 19 अक्टूबर को ये छप गया। आप देखो कितना टाइम है सर, 29 सितंबर से लेके और 19 अक्टूबर। और इसका इंटरनेशनल 5 इंपैक्ट फैक्टर है और नास रेटिंग 11 है। अपने यहाँ पे 6 को बेस्ट माना जाता है और ये 11 है, और ये निकली है स्विट्जरलैंड से। अब यहाँ पे कुछ लोग अपने साइंटिस्ट भी हैं, जैसे पटेल साहब इन चीजों को समझते हैं। तो देखो पटेल साहब, तो अच्छी चीज है, उसको बहुत जल्दी कैच करते हैं लोग। अब यूरोप में एग्रो इकोलॉजी, यही प्रोटोकॉल सेम अपना, और लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। और वहां पे जैसे हम यहाँ कहते हैं ना, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हम तो ऑर्गेनिक करते रह गए। कितने प्रोडक्ट आए अपने, कितने का हमने विदेश में भेजे। उनके वहां से आप शॉप में चले जाओ, बायो लिखा मिलेगा, बायो सी या बायो, उसके 10 गुना रेट है, लोग ले रहे हैं अपने। हम कितना डेवलप कर पाए। तो अगर ये इतनी सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी होती ऑर्गेनिक फार्मिंग में, आप 30 साल से कर रहे हैं, हमने समाज को क्या दिया। हमारा किसान क्यों नहीं कर पा रहा। और एक किसान है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है तो उसने कोई गुनाह नहीं किया। अब वो उसको समझाना है कि भाई इसमें ये चीज हम ज्यादा डाल रहे थे और ये हम कम डालेंगे, ये हम कम डालेंगे, ये नेचुरल फार्मिंग है। एक किसान बेचारा खाना बना रहा था, उसमें दब के नमक डाल रहा था, सारे कह रहे थे यार बड़ा बेकार खाना बनाता है। और अब वही कोई ढाबे का एग्जाम्पल ले लो या मम्मी का एग्जाम्पल ले लो, अब उनको हमने हल्का सा बता दिया भाई नमक ज्यादा नहीं डालना, इतना कम डालना, फिर बड़ा बढ़िया स्वाद खाना है। तो उस किसान की कोई गलती नहीं है, किसान ने अच्छा किया है, उसने एक प्रैक्टिस कर ली, कंक्लूजन निकाल लिया। अब उसको समझ में आ गया भाई ये चीज करूंगा मैं, इस चीज का ये नुकसान है। 4 ट्रॉली में डालूंगा तो बीमारी आ गई तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, वो कंट्रोल ही नहीं होगी, क्योंकि पैथोजन को खाने को इतना सामान मिल रहा है। या मैं कंपनी से बाहर से ला के डाल लूंगा, मैं 4 बार डाल दूंगा, 20,000 रुपए मेरा खर्चा ही हो जाएगा। ये चीज किसान समझे और फिर अपने नेचुरल फार्मिंग पे आए, दूसरे किसानों को समझाए। तो कई बार क्या होता है, हम गलती करते हैं फिर सुधार करते हैं, फिर गलती करते हैं, एक्सपेरिमेंट है ये। तो हम गलती करते हैं फिर सुधार करते हैं, फिर गलती करते हैं फिर सुधार करते हैं, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमें सीखना है, पछतावा नहीं करना, निराश नहीं होना, खुश होना है। तो ये देखो, ये पब्लिकेशन है, ये दूसरी पब्लिकेशन है। ये है मॉलिक्यूलर और फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म कि जैसे एबायोटिक स्ट्रेस आती है, पौधे पे तनाव आते हैं, कितनी तरह के तनाव हैं और उनको हमारे बैक्टीरिया हैं ये कैसे कम करते हैं। ये पूरी सर टीम है हमारी, और इस टीम ने फिर ये दूसरा पेपर निकाला। ये लाइफ जर्नल है, जो ये भी बासल स्विट्जरलैंड से निकलती है। तो अब बाहर के लोग हमारे काम को जो पहचान दे रहे हैं
और हमारे यहाँ किसान हैं जो सक्सेसफुली कर रहे हैं, जो मॉडल हैं, उनसे हम सीखेंगे। और हमारे जितने किसान जो नहीं कर रहे, उनसे हम 10%, जैसे 10 एकड़ में कर रहा है 1 एकड़ में कर ले, या 2 एकड़ में कर रहा है 1 कनाल में कर ले, या 10 बीघा है 1 बीघा में कर ले। तो ये ऐसे हम किसानों को समझाएंगे। और आप लोग, कल मैंने देखा कि इतने समझदार हैं, आप लोगों को किसान को ये मैसेज ही कन्वे करना है और बड़े प्यार से करना है। और मैं सबको बधाई देता हूँ, मैं तो इस टेंशन में हूँ आज कि मैं किसको कहूँ कि भाई आपको ट्रेनिंग की जरूरत है और किसको ठीक है, सारे के सारे हैं ना, सारे योग्य हैं, सारे काबिल हैं। एक दो जिनका एक्सपोजर नहीं है, ज्यादा नेचुरल फार्मिंग की ट्रेनिंग या इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं हुए, उन लोगों को भी हम मौका देंगे। टिमड़िया जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आचार्य जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों को मौका दें, उनकी हम मॉनिटरिंग करेंगे। भाई वो कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत आती है, 24 घंटे हम उनके कॉन्टेक्ट में हैं, उनका फील्ड भी हम विजिट करेंगे, वो जहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां भी हम बैठेंगे, वहां उनका कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसका जवाब नहीं दे पा रहे, वो भी हम समझाएंगे। तो इस तरह से आप जैसे लोग हैं, सबसे बड़ी जो इच्छा होती है, जो ईगरनेस है, जो काम करने की इच्छा है, वो ज्यादा महत्व रखती है। और वो चीज हमने आपके अंदर देखी, आप करना चाहते हैं। कल प्रीति मैम कहने लगे, सर ये डिफरेंस क्या होता है? मैंने कहा अब अभी से काम शुरू हो गया। मतलब आप ये सोचने लगे ना कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस क्या है, तो अब शुरुआत हो गई। तो ये सबसे बड़ी है, ये नहीं है कि आप कितने बड़े ज्ञान नहीं हो, सबसे बड़ी बात यह कि आप क्या चीज सीखना चाहते हो, आप क्या चीज करना चाहते हो, तो बस वहां से शुरुआत होगी। नेक्स्ट, तो ये सर सारा फिर हमने इसमें डिटेल में जितनी भी तनाव पौधे के ऊपर आते हैं वो सारा का सारा हमने चेक किया, सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट से, मशीन से, कि क्लोरोफिल कंटेंट है, पौधे का रंग है, नेचुरल फार्मिंग का हमने गेहूं लगाई हुई है, हमने नेचुरल फार्मिंग में तरबूज लगाया हुआ है, उसका पत्ता देख लो, और जो प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे उनका पत्ता देख लो, आपको देखने से पता लग जाएगा। उसका जो गहरापन है हरे रंग का, वो आपको बता देगा, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। आप घर में धनिया लाते हो, आप प्राकृतिक उत्पाद ले आना और दूसरा ले आना और अपने सामने रख के अपनी मम्मी या बहन अपने घर में ही बता देंगे कि भाई ये वाला है ना, ये अच्छा है, अपने आप ही पता लग जाएगा आपको ये प्राकृतिक खेती का है। ये सारे तनाव, और इनको हमारे जो बैक्टीरिया, ये जो बाहर से मोल लेके आए हैं वो वाले नहीं, जो हमारी मिट्टी के अपने थे, जिनको हमने फलने फूलने दिया, उनको हमने काम करने दिया, वो वाले माइक्रोब्स, तो वो सारे के सारे फिर हमने इसमें पेपर में चेक किए, डिस्क्राइब किए। इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी दे देंगे, और प्रिंट आउट करके इसका लिटरेचर पूरा का पूरा मैं आचार्य जी को भी कॉपी दूंगा, ताकि जितने साइंटिस्ट हैं वो इस चीज को पढ़ें। नेक्स्ट, ये फिर मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पे, क्योंकि जब तक कोई चीज है हम बाहर से, तो जैसे भाई इतनी पैदावार आई, इतनी कम हुई, कोई बात नहीं, उसके जेनेटिक लेवल पे, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या चेंजेज हुए और पौधे में कैसे कैसे ट्रिगर होता है, तो वो चीज हमने चेक की। भाई एक आदमी है, वो आराम से खड़ा है, उसको आंसू आए तो उसकी बॉडी में क्या चेंजेस हुए, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो सिग्नल कहाँ से आया, तो वो चीज हमने, कौन सा मॉलिक्यूल उसमें इन्वॉल्व था, पौधे को कौन से, कहाँ से वो ट्रिगर हुआ, किस चीज की वजह से हुआ, उसको ठेस कहाँ से पहुंची, उसको नुकसान कैसे हुआ, कितना हुआ, वो चीजें फिर सारी हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे, जीन लेवल पे स्टडी की। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली मैंने बहुत काम किया हुआ। नेक्स्ट, ये सर फिर हमने पूरी टोटल लिस्ट बनाई मैकेनिज्म की, कैसे कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट, ये फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे, कि इसमें जो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजर्स थे वो कितने तरह के थे, वो बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये पूरा डेटा है अपने पास, जैसे जो आंकड़ा होता है ना, वो पूरा डेटा है। ये आपको बेसिक मैकेनिज्म, वो मेन जो स्लाइड्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, ये फिर एक्टिविटीज सॉइल के अंदर जब हुई। नेक्स्ट, ये सर वो पेपर है दूसरा, तो इसमें नैनो पेस्टिसाइड जो वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे बायो फर्टिलाइजर है ना, हमारी मिट्टी के अंदर ही जो बैक्टीरिया हैं जो बायो फर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, खाद देने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही पेस्टिसाइड जिनको हम कह रहे हैं, जो नेचुरल हैं, जो कुदरती वहां पे मिलते हैं, जो हमारी मिट्टी में हैं, और वो जो पौधे के कांटेक्ट में आते हैं और पैथोजेंस को कंट्रोल करते हैं, वो चीजें फिर हमने इस पेपर में डिस्क्राइब की हैं। नेक्स्ट, अब ये कुछ स्टडीज हैं जो हम प्राकृतिक खेती का, अपने हरियाणा का, मुझे तो लगता है इंडिया का सबसे बेस्ट मॉडल है गुरुकुल कुरुक्षेत्र। महामहिम आचार्य जी के पूरी देखरेख में, पूरी निष्ठा से, पूरा जो वो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व होके
और मैंने वहाँ कई कई दिन रह के सैंपल लेके और वहाँ पे हमने काम किया, क्योंकि हमारा ये था कि जब प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे साइंस रोल प्ले कर रही है। तो सबसे पहला जो इंडिकेटर होता है वो है एक नंबर। भी अपने कई बार आप देखते हैं भीड़ ज़्यादा कहाँ होगी, वहीं होगी जो इंसान को लगेगा यहाँ मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे कुछ फायदा होगा, यहाँ कुछ अच्छी चीज होगी, तो वहाँ पूरी भीड़ हो जाएगी ना। तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर है। ये जैसे मैंने आपको बताया था, एक मिट्टी में 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ के आसपास होते हैं। तो फिर हम उनका नंबर डिटेक्ट करते हैं टेक्निक से। तो आप देखेंगे गुरुकुल फार्म में हमने सैकड़ों सैंपल लिए। ये एक नमूना है बिल्कुल इनिशियल, कि आप देखेंगे 17 गुणा में 10 की पावर 7, 10 की 7 का मतलब है 1 करोड़, और 17 गुणा 1 करोड़ मतलब 17 करोड़ हो गए ना। ऐसे ही 37 करोड़, और ये आगे ये 660 करोड़ हो जाएंगे, क्योंकि 10 के ऊपर 8 लिख रखा है हमने। ये ऊपर जो नंबर लिख रखा है इतनी जीरो। पास के खेत में हमने बिल्कुल सिंपल उसको किसान को कह के कि भाई आप लोग प्राकृतिक खेती नहीं कर रहे और हम कर रहे हैं, दोनों में देख रहे हैं क्या अंतर है। पहले तो वो कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं, मैं हमारे मिट्टी के सैंपल क्यों ले रहे हो सर, है ना। जैसे इंडस्ट्री वाला वहां जाते हैं ना कि हमें बैक्टीरिया इसमें से निकालने, वो कहेंगे नहीं नहीं, कभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बता के आप हमारा नुकसान करा दो। तो उनको समझाया कि भाई ऐसे, तो फिर उन्होंने बड़े प्यार से हमारी बड़ी हेल्प की सैंपल कलेक्शन में। सैंपल कलेक्ट किए और आप देखोगे कि 10 की पावर 7 मतलब 7 जीरो, एक के आगे 1 जीरो लगा दी, 10 हो गए, फिर 100 हो गए, फिर 1000 हो गए, ऐसे बढ़ते चले गए। और ये देखो 10 की पावर 5 तो सीधा ही 100 गुना। तो कहां तो 17 करोड़ और कहां 12 लाख। और 1 ग्राम मिट्टी में 1 एकड़ में कहां तो अपन इतने आदमी लगा रखे हैं काम करने के लिए 12 लाख, और कहां हमने 17 करोड़ लगा रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, जो फैक्ट्री हैं, स्मॉल फैक्ट्री हैं, ये इनका नंबर इतना फर्क पड़ जाता है। और ये जीव है, ये तो और ज्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे, इनका नंबर और घटता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ये जमीन बंजर बन जाएगी, और एक टाइम आएगा ये जमीन फॉरेस्ट बन जाएगी। जब हमने काम स्टार्ट किया, आचार्य जी ने कहा कि इनका ऑर्गेनिक कार्बन देखो, तो 0.5 0.4%, और धीरे धीरे 0.9 1%, अब 1.5% 1.25%। अब वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता जा रहा है। कल डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर योगेंद्र, मैंने कहा सर ऑर्गेनिक कार्बन कितना आपकी मिट्टी का? 2.1। देख लो, तो ये जीता जाता एग्जाम्पल है। इनको हाँ 23 साल हो, लेकिन आपने 23 साल में किया, हमारा ये 3 साल में हो जाएगा। किसान पद्धति से किया आप लोगों के मार्गदर्शन। और इनके पड़ोस में होंगे जिनका पहले ऑर्गेनिक कार्बन 0.8 होगा। 8 ठीक मानते हैं साइंटिस्ट, है ना हमारे, कहते हैं 0.8 है ठीक है, और अब उनका 0.3 जा रहा होगा। ये मतलब 2 से भी ऊपर जा रहा है, और उधर 0.3 जा रहा है। तो वो देखो वो कैसे गर्त में जा रहे हैं, और ये देखो मिट्टी में भी सुधार हो रहा है। और ये हमारे देश के बेस्ट किसानों में से एक हैं। इनको ऑनरेरी डिग्री दी गई है धारवाड़ यूनिवर्सिटी से सर, पीएचडी की। जब आचार्य जी एक बात और अच्छी लगी, कल एक बंदा आया और कहने लगा आप परिचय दो। बोला मेरा परिचय, मैं एक किसान हूँ। मुझे सबसे अच्छा लगा वो कौन सा था, वो आज नहीं आया, गया है। आज नहीं आया। कितना अच्छा लगा, कितने कॉन्फिडेंस से बोले भी मैं एक किसान हूँ। जैसे हम बताते हैं मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो उन्होंने कहा कि मेरा परिचय ये कि मैं एक किसान हूँ और प्राकृतिक खेती करता हूँ। तो मुझे उस टाइम इतना अच्छा लगा कि इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, इसके रिजल्ट देखना आप। जैसी नीयत होती है, नीयत होती है हमारी, ऐसा ही फल आता है। तो उसकी आप प्रोग्रेस देखना आने वाले टाइम में। तो ये जो हमारा ग्रुप है ना, ऐसे लोगों का ग्रुप है, इसका आप रिजल्ट देखना आने वाले टाइम में। ऐसे ये बैक्टीरिया की तरह बढ़ेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। आप इनका नंबर देखना है। और जो लोग अच्छा काम नहीं करते ना समाज में, वो देखना आप उनका नंबर कैसे बढ़ता है, फिर कैसे घटता है। तो ये सारी चीजें हमारे समाज में महत्व रखती हैं। तो ये हमने नंबर देखा पहले, उसके बाद 1 बाय 1 फिर कोई बैक्टीरिया है, कौन सा कंपाउंड है वो बनाता है। अब जैसे अपनी मिर्च है, कैप्साइसिन है उसके अंदर, वो भी पैथोजन को मारता है। तो क्या हमारा कोई ऐसा बैक्टीरिया भी है कैप्साइसिन जैसा कंपाउंड, या बैक्टीरियोसिन, बायोसर्फेक्टेंट जो मैंने पहले डिस्कस किए, वो सारे के सारे 1 बाय 1 हमने आगे कुछ स्लाइड्स में दिखाएंगे। नेक्स्ट, ये फिर जैसे आचार्य जी ने बताया कि हमने लगभग 20 तरह के डंग, गोबर,
अलग अलग तरह के, चाहे वो गाय का है, भैंस का है, देसी गाय है, बकरी है, हर तरह का उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। आचार्य जी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये लोग कहते हैं कि गाय ही क्यों, देसी गाय ही क्यों। देखो देसी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखो, देसी का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, अगर मुझे गुजराती और आती है ना तो इस लेक्चर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता, ठीक है। और मुझे हिंदी भी नहीं आती है ना तो ये लेक्चर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता। एक अमेरिका का आदमी अंग्रेजी में बोल रहा होता, आप लोग समझ भी रहे होते, हम साइंटिस्ट हैं, हम भी समझते हैं। तो एक तो हमारी अपनी भाषा में हमें जो कन्वे कर देता है, वो जो चीज है ना वो हमारे अपने में है, चाहे वो पशु है चाहे हमारी फसल है। फसल भी देखो आप वो लगाते हैं भैया इस एरिया में अपने हो सकती हैं, अब हम बाहर वाली इलाके लगाएंगे कोई भी फसल तो देखना उसके सर्वाइवल के चांस बहुत कम होते हैं। गाय और भैंस का दोनों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हाजमा होता है, जो पूरा तंत्र है हमारी बॉडी के अंदर, वो टोटली डिफरेंट है। आप गाय का र्यूमन देखना कभी, मैं आपको उसमें एक पूरा लेक्चर होता है। वो इतनी बढ़िया मशीन है गाय के पास जो हजम करती है, जो उसका हाजमा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। इतनी तरह के मेटाबोलाइट हैं इसके गोबर के अंदर, वो किसी भी गोबर के अंदर नहीं मिले, किसी भी गोबर के अंदर नहीं मिले जो हमारी देसी गाय के अंदर मिले। तो इसलिए हम कहते हैं कि देसी गाय। हमारे घर में मुझे याद है दादाजी और ये चाचा ताऊ बड़े हैं ना, वो कहते थे कि घर में एक गाय जरूर होनी चाहिए। हमारे जब मैं 7th 8th 9th उन 90s के आसपास, 1990 के आसपास, घर में एक गाय जरूर होती थी। उसके इतने फायदे थे, आप हैरान रह जाओगे। गाय के आप हल्का सा हाथ फेर दो आपको कितना आराम मिलेगा, आप भैंस के भी फेर के देखना। आप मतलब छोटी छोटी चीजें, आप इसके पीछे साइंस क्या है वो हमें लोगों को बतानी है। हमें किसी चीज से नहीं जोड़ना कि वैक्सीनेशन करवा लो, भाई मैं तो नहीं कराऊंगा, बीजेपी का है, कभी मर जाऊं। हमें उस हिसाब से नहीं सोचना, भाई ये डॉक्टर जो लगा रहा है ये यार इतनी बढ़िया ट्रेनिंग लेके आया है, इन्होंने इतनी दवाई दी है, हमारे देश का नागरिक है, हमारे लिए बनाई है, और तुम्हें वो बीजेपी या मोदी जी देख रहे हैं और बाद में चुपके से लगवा के अरे लगा दे, समझ रहे हो ना। तो हमें उस चीज को उसके साथ नहीं जोड़ना कि धर्म के साथ। गाय हमने माँ कहा है, इस बात को मानते ना सारे भाई। देखो माँ से बड़ी तो कोई चीज नहीं है, गौ माता हमने कहा माँ, तो इसका मतलब जो माँ हमारा ध्यान रखती है, माँ हमें जो चीजें देती है खाने पीने की, जो एक माहौल देती है, वो घर में गाय के होने से बनता है। और वो चीजें हमने सारी स्टडी की। बैल खेत में चलता था, उसके आप रिजल्ट देखो, आप ट्रैक्टर चला दो उसी खेत में, उसके रिजल्ट देखो। आप गाय का गोबर इस्तेमाल कर लो, आप भैंस का गोबर इस्तेमाल करो, आप बीड़ी पीते हो अलग रिजल्ट है, सिगरेट पीते हो अलग रिजल्ट है, आप कॉफी पीते हो अलग एहसास है, चाय पीते हो अलग एहसास है ना। अब मैं आपसे बहस करूं कॉफी क्यों चाय क्यों नहीं, है ना। तो हमें बहस नहीं करनी, उसके पीछे साइंस क्या है। तो ये हमने उसमें नंबर भी देखा, उसकी क्वालिटी भी देखी, क्वांटिटी भी देखी। भाई यहाँ 100 आदमी है, वो होगी क्वालिटी, और क्वांटिटी ये होगी 100 में से कौन मैनेजर है, कौन डॉक्टर है, कौन इस तरह से, वो सारी क्वालिटी भी हमने स्टडी की। नेक्स्ट, ये फिर जीवामृत, घन जीवामृत, फिर कहते हैं जीवामृत ही क्यों कहते हैं ना कई बार कि चलो जी मैं जो दूसरा बना रहा हूँ, एक और कुनाव जल है या कोई और है, पता नहीं, मतलब कुछ बायो फॉर्मुलेशन का नाम ले देंगे। भाई जो चीज हमारे लिए परफेक्ट है, जिसको हमने चेक करके देख ली, जीवामृत है, हमने पल्स फील्ड है, बेसन के बिना, और बिना अगर हम गुड़ ना डालें, बेसन ना डालें, या हम दोनों ना डालें, तो हमारा कितना होगा आप नंबर देख लो। 10 की पावर 7 करोड़ है, फिर 8 हो गई 10 करोड़, फिर 100 करोड़, ऐसे नंबर हैं। और इधर अगर हम कुछ नहीं डालते तो ये लाखों में हजारों में नंबर हैं, एक नंबर तक आता है फिर वो मरना शुरू हो जाता है। तो जीवामृत को हमने स्टडी किया और 22 दिन तक देखा। तो सर्दियों में 16 दिन तक और गर्मियों में 8 दिन तक आप ये बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो वो सारी चीजें हमने जो आचार्य जी की किताब इसमें मेंशन की है, पब्लिकेशन में मेंशन की है। नेक्स्ट, ये फिर आगे ट्रेस एलिमेंट्स की जो पोषक तत्व हैं वो, तो अब मैं इसको बाइंड अप करूंगा क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडीज हैं, ये सारा डेटा है। तो जो साइंटिस्ट हैं या जो आगे जानना चाहें उन लोगों के लिए चीजें, तो किसान भाइयों को हम ये चीज कन्वे करना चाहते थे और मुझे लगता है कि कन्वे कर पाए। तो मैं आचार्य जी का, टिम्बड़िया जी का और आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। हाँ, नंबर अभी ले लो, 7988484885। ये गुजराती में बोल दो। 79
8 8 8 8 4 8 8 5 पाँच आठ आठ 8 5 देखो चलो हिंदी तो आप समझते ही हैं। 7 9 7 9 8 8 4 8 5 8 8 5। ये 2 वर्ष से इस गेहूं के मैं प्रयास में था। इस बार मेरे को राजस्थान से 2 किलो मिला है। ये इस